नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी और आप देख रहे हैं वो चैनल जहां हर रात कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। अगर आपको रहस्य, खौफ और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब बिना किसी देर के चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। मैं खुद को डिटेक्टिव नहीं कहता, मैं खुद को सत्य अन्वेषी कहता हूं। वो इंसान जो हर झूठ के पीछे छुपे सच को बेचैन होकर ढूंढता है। सच की तलाश मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, एक जुनून है, एक ऐसा रास्ता जहां चलकर मैंने कई राज बेनकाब किए हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं और मेरा मित्र अजीत उत्तर बंगाल के एक छोटे से खूबसूरत और पुरसुकून कस्बे रामपुर में थे। सामने पहाड़ियों की कतारें, घने जंगल और हवा में ठंडी सी नमी। साक 1936 का था। मैं कुछ ही दिनों पहले एक लंबी बीमारी से उभर कर आया था। मेरी पत्नी सत्यवती और अजीत मुझे हेल्थ रिकवरी के लिए यहाँ ले आए थे। रामपुर की फिजा मेरे मन को सुकून दे रही थी। हर तरफ हरियाली, सुबह की हल्की धूप और शाम को छा जाने वाली खामोशी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही शांत कस्बा बहुत जल्द एक ऐसे राज का गवाह बनने वाला है जो मेरे दिमाग की हर हद को चैलेंज करेगा। हम लोग प्रोफेसर आदिनाथ शोम के मकान के ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदार के तौर पर ठहरे हुए थे। प्रोफेसर शोम एक बुजुर्ग, शांत और इल्म दोस्त आदमी थे। उनका ज्यादा वक्त किताबों और आर्कियोलॉजी के मुताले में गुजरता था। उनका मकान काफी बड़ा था। नीचे का हिस्सा उनके और उनकी पत्नी के लिए था, साथ ही एक नौकरानी भी रहती थी। ऊपर का फ्लोर पूरी तरह अलग था। सत्यवती ने उसे अपने सिंपल और सुकून भरे अंदाज में सजा दिया था। अजीत, जो हर मिस्ट्री में मेरा साथी है और मेरी कहानियों का लेखक भी, अक्सर दिन का वक्त कस्बे के आसपास घूमने या अपनी डायरी में लिखने में गुजार देता था। उस दिन की सुबह मैं छत पर खड़ा था, सामने फैली पहाड़ियां और जंगल को देख रहा था। हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेने पर सीने के अंदर तक उतर जाए। तभी सत्यवती मेरे पास आई और हाथ में चाय का प्याला देते हुए बोली, ब्योमकेश, तुम्हें और आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने मना किया है, स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं मुस्कुराया और धीरे से कहा, सत्यवती, मेरा दिमाग तब तक आराम नहीं करता जब तक उसे कोई पहेली ना मिल जाए। लेकिन फिक्र मत करो, यहां तो सब कुछ बिल्कुल शांत है। उसी वक्त सीढ़ियों से अजीत ऊपर आया। उसके हाथ में एक लोकल न्यूज़पेपर था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ब्योमकेश, जरा सुनो, उसने जोश के साथ कहा। यहां के सबसे अमीर आदमी महेंद्र चौधरी के घर से एक तस्वीर चोरी हो गई है। मैंने भौएं चढ़ाई। तस्वीर? ऐसी कौन सी तस्वीर? अजीत ने अखबार खोलकर पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ग्रुप फोटोग्राफ थी जो कुछ दिन पहले एक पिकनिक के दौरान ली गई थी। तस्वीर महेंद्र चौधरी के घर दीवार पर टंगी हुई थी, लेकिन रात के अंधेरे में वो तस्वीर बिना किसी आवाज, बिना किसी निशान के गायब हो गई। ना कोई जबरदस्ती का निशान, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई सुराग। सत्यवती हंस पड़ी। अजीत, उसने कहा, तुम्हें हर छोटी बात में राज नजर आता है। हो सकता है किसी ने गलती से हटा दी हो। लेकिन मैं चुप रहा। मेरी आंखों में एक अलग सी चमक थी। ना सत्यवती, मैंने धीरे से कहा, एक तस्वीर का इस तरह गायब हो जाना बिल्कुल आम बात नहीं है, खासकर जब वो एक अमीर आदमी के घर से हो। मैं अजीत की तरफ मुड़ा। अजीत, क्या अखबार में और कुछ लिखा है? उसने कंधे उचकाए। बस इतना ही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। महेंद्र चौधरी की बेटी रजनी का कहना है कि वो तस्वीर उनके लिए बहुत खास थी। उसमें उनके कुछ बहुत करीबी दोस्त थे। मैं चाय का घूंट लेता हूं और सोच में डूब जाता हूं। एक तस्वीर जो बिना किसी निशान के गायब हो जाए, ये सिर्फ चोरी नहीं, ये एक इशारा था। मैंने अजीत से पूछा, तुम महेंद्र चौधरी के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा बहुत, अजीत बोला। वो इस कस्बे के सबसे पावरफुल आदमी है, फैक्ट्रियों के मालिक, सोशल सर्कल्स में मशहूर। उनकी बेटी रजनी यहाँ की सबसे खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मानी जाती है। मैंने धीरे से कहा, लगता है अजीत, हमें इस मामले में थोड़ी गहरी तहकीकात करनी पड़ेगी। मैं सत्यवती की तरफ देखता हूं। तुम क्या कहती हो? वो आंखें घुमाकर मुस्कुराईं। मैं कहती हूं तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे।
जाओ, लेकिन संभल कर। उसी दोपहर मैं और अजीत महेंद्र चौधरी के घर की तरफ निकल पड़े। कस्बे के बीच एक बड़ी सी हवेली, चारों तरफ बागीचा और ऊंची ऊंची दीवारें। गेट पर एक चौकीदार खड़ा था। गेट पर खड़े चौकीदार ने हमें रोक लिया। उसकी आंखों में शक था, जैसे हम कोई आम मेहमान नहीं, कोई खतरा हो। लेकिन जब हमने बताया कि हम प्रोफेसर आदिनाथ शोम के किराएदार हैं और तस्वीर चोरी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसने कुछ सोचकर हमें अंदर जाने दिया। हवेली का ड्राइंग रूम बेहद शानदार था। ऊंची छत, भारी पर्दे और दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और पुरानी मूर्तियां, हर चीज दौलत और राज दोनों का एहसास दिला रही थी। वहीं पर महेंद्र चौधरी हमसे मिले। अधेड़ उम्र के आदमी, चेहरे पर सख्ती और आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। उनके साथ खड़ी थी उनकी बेटी राजनी, एक खूबसूरत जवान लड़की, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। ऐसी उदासी जो सिर्फ मुस्कुराहट से छुपी हुई हो। तुम कौन हो? महेंद्र चौधरी ने सख्त आवाज में पूछा। और यहां क्यों आए हो? मैंने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। ये मेरे मित्र अजीत हैं। हम आपकी चोरी हुई तस्वीर के बारे में जानने आए हैं। मैं एक सत्यवेशी हूं, शायद आपकी मदद कर सकूं। महेंद्र ने मुझे शक भरी नजरों से देखा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहते, राजनी बोल पड़ी। पिताजी, बताने में क्या हर्ज है? वो तस्वीर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। महेंद्र ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना बोझ फिर से याद आ गया हो। वो तस्वीर, उसने कहा, पिछले हफ्ते की एक पिकनिक की थी। उसमें मैं, राजनी और कुछ दोस्त थे। हमने उसे ड्राइंग रूम की दीवार पर टांग दिया था, लेकिन 2 रात पहले वो तस्वीर अचानक गायब हो गई। ना कोई खिड़की टूटी, ना कोई ताला खुला, ना कोई आवाज। उस तस्वीर में कुछ खास था? मैंने पूछा। राजनी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं, वो बस एक नॉर्मल फोटो थी। लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। उस वक्त मैंने महसूस किया, राजनी कुछ छुपा रही है। उसकी आंखें बार बार अपने पिताजी की तरफ जा रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों, लेकिन डर रही हों। क्या हम वो जगह देख सकते हैं जहां तस्वीर लगी हुई थी? मैंने पूछा। महेंद्र ने हल्की सी हाँ में सर हिला दिया। हम ड्राइंग रूम की उस दीवार के पास गए। वहां सिर्फ एक कील बची थी, तस्वीर का कोई निशान नहीं। मैंने खिड़कियों, फर्श और आसपास का बारीकी से जायजा लिया, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उस रात क्या आपके घर कोई मेहमान था? मैंने पूछा। नहीं, महेंद्र ने कहा, सिर्फ मैं, राजनी और हमारे नौकर। फिर भी मैंने अगला सवाल किया, क्या कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको शक हो? महेंद्र ने सीधा इनकार कर दिया, लेकिन राजनी ने सिर्फ एक पल के लिए अपनी नजर झुका ली। उस एक पल ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो कुछ जानती थी, लेकिन बोल नहीं रही थी। कुछ और सवाल किए गए, लेकिन कोई नया सुराग हाथ नहीं लगा। जब हम हवेली से निकले, अजीत ने धीरे से कहा, ब्योमकेश, ये मामला जितना दिख रहा है उतना सिंपल नहीं। राजनी कुछ जरूर छुपा रही है। मैंने सर हिलाया। हाँ अजीत, मैंने कहा, और मुझे लगता है ये तस्वीर चोरी सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी के पीछे कुछ और भी छुपा है। उस रात जब हम घर लौटे, सत्यवती ने पूरी बात सुनी। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, ब्योमकेश, शायद तुम्हें राजनी से अकेले में बात करनी चाहिए। हो सकता है वो अपने पिताजी के सामने खुलकर बोल ना पा रही हो। उसकी बात मेरे दिल को लग गई। अगले दिन मैंने फैसला किया कि राजनी से मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस कस्बे के कुछ और लोगों से मिलना था। शायद किसी के पास वो धागा हो जो इस राज को जोड़ सके। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। रात भर मेरी नींद टूटती रही। मेरे दिमाग में सिर्फ वही तस्वीर घूम रही थी जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। राजनी की झिझक, महेंद्र का सख्त लहजा और वो खामोश दीवार, ये सब एक बड़ी पहेली के टुकड़े लग रहे थे। और अजीब बात ये थी, इन टुकड़ों को जोड़ने में मेरे दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। सत्यवती ने फिर से मुझे चिताया, अपनी सेहत का ख्याल रखो। लेकिन सच की तलाश मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं थी। नाश्ता करने के बाद मैंने अजीत से कहा, आज हमें राजनी से अकेले में मिलना होगा। मुझे पूरा यकीन है वो कुछ छुपा रही है। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा रुक कर कहा, हमें इस कस्बे के कुछ और लोगों से मिलना चाहिए।
शायद वहीं से तस्वीर के पीछे की कहानी समझ में आए। अजीत ने अपनी डायरी खोली। उसमें कुछ नाम लिखे हुए थे। ब्योमकेश, उसने धीरे से कहा, ये वो लोग हैं जो महेंद्र चौधरी के बहुत करीबी माने जाते हैं। पहला नाम विश्वनाथ राय, यहाँ का लोकल पेंटर, आर्ट सर्कल का हिस्सा। दूसरा डॉक्टर सुबोध चैटर्जी, चौधरी फैमिली के पुराने फैमिली फिजिशियन। और तीसरा नरेंद्र मिश्रा, एक यंग बिजनेसमैन, महेंद्र के फैक्ट्रीज में पार्टनर। अच्छा काम अजीत, मैंने कहा। चलो सबसे पहले विश्वनाथ राय से मिलते हैं। एक पेंटर होने के नाते शायद उसे तस्वीरों की कीमत और उनके पीछे छुपी कहानी का अंदाजा हो। हम प्रोफेसर शोम के मकान से निकले और कस्बे के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां विश्वनाथ राय का स्टूडियो था। रामपुर छोटा कस्बा था, लेकिन जिंदा था। गलियों में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। ताज़ी रोटियों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि इस नॉर्मल सी तस्वीर के पीछे कुछ और ही छुपा है। विश्वनाथ का स्टूडियो एक पुरानी हवेली के पिछले हिस्से में था। लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा एक छोटे से आंगन में खुलता था। आंगन में आधे बने हुए कैनवस, रंगों की बोतलें और इधर-उधर बिखरे हुए ब्रश, जैसे किसी के दिमाग का बिखरा हुआ राज। विश्वनाथ राय एक मीडियम एज का आदमी था। बालें उलझे हुए, चेहरा रंगों के धब्बों से भरा हुआ। वो एक कैनवस पर काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी, उसने ब्रश नीचे रख दिया। कौन है आप लोग? उसने थोड़े चिड़चिड़े लहजे में पूछा। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है और ये मेरे मित्र अजीत हैं। हम महेंद्र चौधरी के घर से चोरी हुई तस्वीर के बारे में बात करना चाहते हैं। विश्वनाथ की भौहें सिकुड़ गईं। हाँ, मैंने सुना है, उसने कहा, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना? मैं तो बस एक पेंटर हूं। और आप इस कस्बे के मशहूर पेंटर हैं, मैंने धीरे से कहा। हम जानते हैं आप महेंद्र चौधरी के क्लोज सर्कल का हिस्सा है। क्या आप उस तस्वीर के बारे में कुछ बता सकते हैं? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और अपने हाथ कपड़े से पोंछने लगा। हाँ, वो तस्वीर मैंने देखी थी, उसने कहा। एक नॉर्मल ग्रुप फोटो थी, पिकनिक की। मैंने उसे बनाया नहीं था, लेकिन रजनी ने मुझे बताया था कि वो उसके लिए खास है। क्या उसमें कुछ ऐसा था जो उसे कीमती बनाता हो? मैंने पूछा। विश्वनाथ हंस पड़ा। कीमती? नहीं ब्योमकेश बाबू, वो कोई मास्टरपीस नहीं थी। फिर वो एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। रजनी ने बस इतना कहा था कि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो वो बहुत मानता थी। उस लम्हे मैंने विश्वनाथ की आंखों में एक हल्की सी चमक देखी। वो कुछ छुपा रहा था। क्या आप उस पिकनिक में मौजूद थे? मैंने सीधा सवाल किया। नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। मैं बिजी था। लेकिन हाँ, रजनी के कुछ दोस्त थे, नरेंद्र मिश्रा और शायद कोई और भी। हमने और सवाल किए, लेकिन विश्वनाथ खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बार बार वही बात कि उसे तस्वीर की चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। जब हम स्टूडियो से बाहर आए, अजीत ने कहा, ब्योमकेश, विश्वनाथ कुछ जानता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। हाँ, मैंने कहा, वो कुछ छुपा रहा है। पर क्या ये छुपाना किसी डर की वजह से है या किसी गुनाह की? चलो, मैंने कहा, अब डॉक्टर सुबोध चैटर्जी से मिलते हैं। डॉक्टर चैटर्जी का क्लिनिक कस्बे के बाजार के पास था। वो एक बुजुर्ग आदमी थे। चश्मे के पीछे उनकी आंखों में गहरी समझ और तजुर्बा था। उन्होंने हमें बड़ी गर्मजोशी से बुलाया और तुरंत चाय मंगवाई। लेकिन जैसे ही मैंने तस्वीर की चोरी का जिक्र किया, उनकी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। हाँ, मैंने सुना है, उन्होंने कहा। महेंद्र बहुत परेशान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। हो सकता है किसी नौकर ने गलती से हटा दी हो। डॉक्टर साहब, मैंने कहा, आप चौधरी फैमिली को सालों से जानते हैं। क्या आपको कोई ऐसा शख्स याद आता है जो इस चोरी के पीछे हो? डॉक्टर चैटर्जी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, देखिए ब्योमकेश बाबू, महेंद्र का कोई पर्सनल दुश्मन तो नहीं, लेकिन बिजनेस की वजह से कुछ लोग उनसे जलते जरूर हैं। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, नरेंद्र मिश्रा मिसाल के तौर पर, वो महेंद्र का पार्टनर है, लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में उन दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रही थी। अजीत ने तुरंत पूछा,
कैसी टेंशन? अजीत ने उत्सुकता से पूछा। पैसों का मसला? डॉक्टर चैटर्जी ने धीरे से कहा। हाँ, पैसों का। नरेंद्र मिश्रा चाहता था कि महेंद्र अपनी फैक्ट्रीज में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन महेंद्र ने मना कर दिया। फिर थोड़ा रुककर बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र तस्वीर चुराने जैसा काम करेगा। हमने डॉक्टर चैटर्जी से और कुछ सवाल किए, लेकिन कोई खास सुराग हाथ नहीं आया। क्लिनिक से निकलते हुए मैंने अजीत से कहा, यह तस्वीर चोरी सिर्फ शुरुआत है। मुझे महसूस हो रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। हमें नरेंद्र मिश्रा से भी मिलना होगा। उसी शाम जब हम प्रोफेसर शोम के मकान लौट कर आए, सत्यवती ने बताया, रजनी का मैसेज आया था। वो तुमसे अकेले में मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए तेज धड़का। मैंने तुरंत फैसला किया, अगले दिन रजनी से मुलाकात होगी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। देर रात मैं और अजीत छत पर बैठे चाय पी रहे थे। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। तभी नीचे सड़क से एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। मैंने झुककर देखा, एक आदमी लाल रंग का कोट पहने हुए तेज कदमों से गली के कोने की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन चांद की रोशनी में उसका लाल कोट भयानक तरीके से चमक रहा था। अजीत, देखो, मैंने फुसफुसाकर कहा। वो लाल कोट वाला कौन है? अजीत ने भी उसे देखा। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ब्योमकेश, उसने कहा। क्या ये वही? मैंने उसे चुप करा दिया। एक पल की देर किए बिना मैं सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन जब तक हम सड़क पर पहुंचे वो आदमी गायब हो चुका था। न कोई आहट, न कोई कदम के निशान। मैंने आसपास की गलियों में नजर दौड़ाई, कहीं भी लाल कोट का कोई निशान नहीं। मैंने अजीत से कहा, यह लाल कोट वाला आदमी शायद हमारी इस पहेली की सबसे अहम कड़ी है। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था लाल कोट, रजनी की उदास आंखें और विश्वनाथ की झिझक। मुझे पूरा यकीन था अगले दिन रजनी से मुलाकात में कुछ न कुछ जरूर खुलने वाला है, लेकिन उस रात की घटना ने मेरे दिमाग को और उलझा दिया था। वो लाल कोट वाला कौन था? क्या उसका तस्वीर की चोरी से कोई ताल्लुक था, या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? मैंने अपने तजुर्बे से सीखा था, सच की तलाश में कोई भी छोटी बात नज़रअंदाज नहीं की जाती। हर छोटा सुराग एक बड़ी पहेली का हिस्सा होता है। सुबह मैं जल्दी उठ गया। सत्यवती ने मुझे देखते ही कहा, ब्योमकेश, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रात भर सोए नहीं। वो लाल कोट वाला तुम्हें परेशान कर रहा है ना? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सत्यवती, तुम मुझे शायद मुझसे भी बेहतर समझती हो। हाँ, वो लाल कोट अभी भी मेरे दिमाग में है, लेकिन आज रजनी से मुलाकात शायद कुछ जवाब दे दे। अजीत पहले ही तैयार था। उसने अपनी डायरी में कल रात की सारी बातें लिख ली थीं और बोला, ब्योमकेश, मुझे लगता है रजनी इस केस की है। वो जरूर कुछ छुपा रही है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन हमें बहुत संभल कर चलना होगा। वो अपने पिता के असर में है, शायद डर रही हो। हमें उसे ट्रस्ट में लेना होगा। रजनी के मैसेज में लिखा था, सुबह 10 बजे कस्बे के बाहर एक छोटे से मंदिर में। वो जगह रामपुर के आउटर एरिया में थी, जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। हमने फैसला किया, मैं अकेले जाऊंगा। अजीत पास ही एक चाय की दुकान पर इंतजार करेगा, ताकि अगर जरूरत पड़े वो तुरंत पहुंच सके। मंदिर तक का रास्ता शांत और हरा भरा था। पेड़ों की छांव, हल्की हवा और दूर कहीं परिंदों की आवाज। चलते हुए मैं अपने ख्यालों में डूबा था। रजनी अकेली क्यों मिलना चाहती है? क्या वो कोई ऐसा राज बताने वाली है जो महेंद्र को पसंद नहीं आएगा? या फिर क्या ये किसी जाल की शुरुआत है? मंदिर छोटा लेकिन खूबसूरत था। पुरानी नक्काशी वाली दीवारें, सामने एक तालाब जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। वहां रजनी पहले से मौजूद थी, सादी सी साड़ी पहने हुए, लेकिन आंखों में वही गहरी उदासी। मुझे देखते ही वो थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। रजनी ने धीमे, लगभग कांपते हुए लफ्जों में कहा, ब्योमकेश बाबू, आपके आने के लिए शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं बिल्कुल शांत था। बिल्कुल रजनी जी, मैंने हल्की आवाज में जवाब दिया। जो भी कहना चाहती हैं बिना झिझक कहिए। मैं आपकी बात पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। रजनी ने गहरी सांस ली। उसकी नजर धीरे धीरे सामने के तालाब की तरफ चली गई।
शाम की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। वो तस्वीर, उसने धीरे से कहा, मेरे लिए बहुत खास थी। उसमें कुछ लोग थे जो मेरी जिंदगी के बहुत करीब है। उसकी आवाज़ भरी हुई थी। लेकिन मुझे लगता है तस्वीर की चोरी के पीछे कोई बड़ा रीज़न है। मैं सीधा उसकी तरफ देखता रहा। कौन कौन था उस तस्वीर में? मैंने पूछा। रजनी कुछ पल चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, मैं थी, पिताजी थे, नरेंद्र मिश्रा थे और एक और शख्स था। कौन? मैंने तुरंत पूछा। रजनी ने नजरें झुका लीं। उसका नाम मैं नहीं बता सकती। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रजनी जी, मैंने गहरी आवाज में कहा, अगर आप पूरी सच्चाई नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो शख्स कौन था? रजनी की आंखें नम हो गईं। वो मेरा एक दोस्त था। हमारे बीच कुछ खास था, लेकिन पिताजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने सांस रोक कर कहा, मुझे लगता है तस्वीर की चोरी का उससे कोई ना कोई कनेक्शन है। मैंने अंदाजा लगाते हुए पूछा, क्या उस शख्स का नाम विश्वनाथ राय है? रजनी अचानक चौंक गई। नहीं, विश्वनाथ ता तो मेरे गुरु हैं, मेरे पेंटिंग टीचर। लेकिन आप ये नाम कैसे जानते हैं? मैं जानता नहीं हूं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं। लेकिन जिस शख्स की आप बात कर रही हैं, क्या वो उस पिकनिक में मौजूद था? रजनी ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ था, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसका नाम किसी को नहीं बताऊंगी। मैं समझ चुका था रजनी अब और आगे नहीं बोलेगी। मैंने टॉपिक बदलते हुए पूछा, क्या आपको उस रात कोई ऐसा शख्स याद है जो आपके घर के आसपास दिखा हो, कोई अजनबी? रजनी ने कुछ सोचा, फिर धीरे से बोली, मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन उस रात मैंने अपने कमरे की खिड़की से एक अजीब सी परछाई देखी थी। मेरे कान तुरंत खड़े हो गए। कैसी परछाई? वो एक लाल कोट पहने हुआ था। रेड कोट? मैंने तुरंत पूछा। क्या आप उसका चेहरा देख पाईं? रजनी ने सिर हिला दिया। नहीं, अंधेरा बहुत था और वो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया। लेकिन मुझे यकीन है वो कोई अजनबी था। मैंने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन रजनी के पास अब और कुछ नहीं था। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात उसके पिताजी को नहीं बताऊंगा। मैंने उसे यकीन दिलाया और धीरे धीरे मंदिर से बाहर आ गया। वापस आते वक्त मेरी मुलाकात अजीत से हुई। मैंने उसे पूरी बात बता दी। अजीत ने गहरी सोच में कहा, ब्योमकेश, ये लाल कोट वाला आदमी हर जगह क्यों दिख रहा है? पहले हमने देखा, अब रजनी ने भी। क्या वही चोर है? शायद, मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ चोर नहीं है। उस तस्वीर में कुछ ऐसा छुपा है जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा। उसी दोपहर मैंने और अजीत ने फैसला किया कि नरेंद्र मिश्रा से मिला जाए। नरेंद्र का ऑफिस मेहा चौधरी के कारखाने के पास था। वो एक जवान, अट्रैक्टिव आदमी था। चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। जैसे ही मैंने तस्वीर की चोरी का जिक्र किया, वो हंस पड़ा। ब्योमकेश बाबू, आप भी इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हैं। वो बस एक तस्वीर थी, लेकिन रजनी के लिए वो बहुत खास थी। और हमें पता है आप उस पिकनिक में मौजूद थे। क्या आप कुछ बता सकते हैं? नरेंद्र का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। हाँ, मैं वहाँ था, लेकिन मुझे नहीं पता तस्वीर क्यों चुराई गई। हो सकता है कोई मजाक हो या फिर कोई साजिश। मैंने सीधा सवाल किया। नरेंद्र बाबू, हमने सुना है कि आपके और महेंद्र चौधरी के बीच कुछ टेंशन थी। क्या ये सच है? नरेंद्र ने एक पल के लिए नजर चुरा ली, फिर बोला, देखिए, बिजनेस में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं महेंद्र बाबू का इज्जत करता हूं। मुझे तस्वीर चुराने की कोई वजह नहीं। हमने और भी सवाल किए, लेकिन नरेंद्र ज्यादा खुलकर नहीं बोला। वापस जाते हुए अजीत ने धीमी आवाज में कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है नरेंद्र भी कुछ छुपा रहा है। मैंने अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, और मुझे पूरा यकीन है ये तस्वीर की चोरी सिर्फ शुरुआत है। अब हमें उस लाल कोट वाले आदमी को ढूंढना ही होगा। उस रात जब हम प्रोफेसर शोम के मकान वापस आए, तो सत्यवती ने हमें एक और अजीब बात बताई। कस्बे में आज रात फिर कुछ गलत हुआ है, उसने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में कहा। एक लोकल दुकानदार का कहना है कि उसने लाल कोट पहने हुए आदमी को रात के वक्त विश्वनाथ राय के स्टूडियो के पास देखा। मैंने धीरे से नाम दोहराया, विश्वनाथ राय। मेरे जहन में एक साथ कई सवाल उभर आए। शायद हमें उससे फिर से मिलना होगा। रजनी का वो छुपा हुआ दोस्त कौन था? लाल कोट वाला आदमी विश्वनाथ के स्टूडियो के पास क्या कर रहा था? और उस तस्वीर में आखिर ऐसा क्या था जो उसे इतना इम्पोर्टेंट बना रहा था? मुझे पूरा यकीन था इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं एक ही जगह पर छुपे हुए हैं। लाल कोट वाले आदमी का नाम बार बार उन जगहों से जुड़ना जो इस मिस्ट्री से कनेक्टेड थी,
कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। रजनी के अधूरे राज, नरेंद्र मिश्रा की आंखों की बेचैनी और अब विश्वनाथ राय का नाम फिर से सामने आना, ये सब एक ऐसी पहेली के टुकड़े थे जो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ रहे थे। लेकिन अभी भी काफी टुकड़े गायब थे। सुबह होते ही मैं और अजीत जल्दी तैयार हो गए। नाश्ता करते वक्त सत्यवती ने फिर से हमें वार्न किया, ब्योमकेश, तुम इस केस में बहुत गहरा उतर रहे हो, कहीं ये तुम्हें मुश्किल में न डाल दे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए सत्यवती, सच की तलाश में थोड़ा खतरा होता है, लेकिन मैं एहतियात जरूर रखूंगा। अजीत ने अपनी डायरी खोली और बोला, ब्योमकेश, हमें विश्वनाथ से सीधा सवाल पूछना होगा। लाल कोट वाले आदमी के बारे में वो क्या जानता है? उसकी हिचकिचाहट मुझे शक में डाल रही है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन हमें उसे डराना नहीं है। विश्वनाथ एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट्स का दिल बहुत सेंसिटिव होता है। हमें उसके साथ नरमी से पेश आना होगा। हम प्रोफेसर शोम के मकान से निकलकर विश्वनाथ के स्टूडियो की तरफ बढ़े। सुबह की हवा में हल्की सी फॉग थी। कस्बे की गलियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। खामोशी हर तरफ फैली हुई थी। स्टूडियो का वही पुराना लकड़ी का दरवाज़ा फिर से खुला। हम उसी आंगन में पहुंच गए, लेकिन आज वहां कुछ अलग था। कैनवस पड़े थे, रंगों की बोतलें भी थीं, लेकिन विश्वनाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। विश्वनाथ बाबू, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अजीत ने मेरी तरफ देखा। ब्योमकेश, कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो यहां होना चाहिए था। मैंने आंगन का जायजा लेना शुरू किया। एक कोने में एक कैनवस आधा ढका हुआ पड़ा था। मैंने उसे उठाया और जो देखा, मेरी सांस अटक सी गई। कैनवस पर एक लाल कोट पहने हुए आदमी का स्केच था। तस्वीर अधूरी थी, चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उस लाल कोट की चमक सीधा दिल के अंदर चुभ गई। अजीत, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। विश्वनाथ लाल कोट वाले आदमी का पोर्ट्रेट बना रहा था। अजीत ने हैरानी से कैनवस देखा। लेकिन वो ये क्यों बना रहा था? और अब वो है कहां? मैंने आसपास देखा। जमीन पर रंग का एक छोटा सा फ्रेश स्टेन था। मैंने उसे छू कर देखा। वो अभी गीला था। विश्वनाथ अभी कुछ देर पहले यहां था। शायद उसे जल्दी में कहीं जाना पड़ा। तभी स्टूडियो के पिछले हिस्से से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं और अजीत तुरंत अलर्ट हो गए। मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटा सा कमरा था जो स्टूडियो के सामान से भरा हुआ था। कमरे के कोने में विश्वनाथ बैठा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हाथ कांप रहे थे। आंखों में सिर्फ डर था। विश्वनाथ बाबू, मैंने धीमी आवाज में कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? हम आपको ढूंढ रहे थे। विश्वनाथ ने हमें देखा और जैसे और ज्यादा सिमट गया। ब्योमकेश बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गया था। डर गए थे? किससे? और ये लाल कोट वाले आदमी का स्केच क्या है? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी। उसने कहा, मैं सिर्फ एक पेंटर हूं ब्योमकेश बाबू। फिर धीरे से बोला, लेकिन मुझे उस तस्वीर की चोरी के बारे में कुछ पता है। मैंने उसे शांत करते हुए कुर्सी पर बिठाया। विश्वनाथ बाबू, जो भी आप जानते हैं बिना डर के बताइए। मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा। और उस पल मुझे एहसास हो गया था कि राज अब खुलने ही वाला है। मैं आपकी मदद करूंगा, विश्वनाथ ने हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं थी व्योमकेश बाबू, उसमें कुछ ऐसा था जो खतरनाक हो सकता था। मैं चुप रहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा। वो तस्वीर मैंने ही बनाई थी, विश्वनाथ ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी। अजीत ने हैरानी से पूछा, आपने तस्वीर बनाई थी? हाँ, विश्वनाथ ने सर झुकाकर कहा, लेकिन जो तस्वीर चोरी हुई वो असली नहीं थी, वो सिर्फ एक नकल थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। असली तस्वीर कहाँ है विश्वनाथ बाबू? और उसमें ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? विश्वनाथ ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए ब्योमकेश बाबू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने वो असली तस्वीर बेच दी थी। अजीत और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसको? मैंने पूछा। एक ऐसे आदमी को जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं था। वो हमेशा लाल कोट पहनता था। मेरे कानों में जैसे घंटी बज उठी। लाल कोट? मैंने तुरंत पूछा। आपने उसका चेहरा देखा? नाम जानते हैं? विश्वनाथ ने सर हिला दिया। नहीं, वो हमेशा रात में आता था। उसका चेहरा टोपी के नीचे छुपा होता था।
फिर धीरे से बोला, लेकिन उसने मुझे बहुत पैसा दिया था। उसने कहा वो तस्वीर को किसी खास जगह ले जाना चाहता है। और नकल तस्वीर क्यों बनाई? मैंने पूछा। विश्वनाथ की आवाज भर्रा गई। रजनी को शक न हो इसलिए। वो उस तस्वीर से बहुत जुड़ी हुई थी। मैंने सोचा एक नकल बना दूंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अजीत की तरफ मुड़ा। ये एक नया खुलासा था, लेकिन इसने और भी ज्यादा सवाल पैदा कर दिए थे। असली तस्वीर में ऐसा क्या था जो उसे इतना कीमती बना रहा था? और लाल कोट वाला आदमी उसे इतनी शिद्दत से क्यों चाह रहा था? विश्वनाथ बाबू, मैंने सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा, अब आपको हमारा साथ देना होगा। लाल कोट वाले आदमी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं सब बताइए। विश्वनाथ ने धीरे से सर हिला दिया। मैं कोशिश करूंगा, बस प्लीज मुझे कोई नुकसान ना हो। हमने उससे और सवाल किए। उसने बताया कि कुछ दिन पहले लाल कोट वाला आदमी फिर से रात में आया था और जाते वक्त उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से भी बात की तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। विश्वनाथ डरा हुआ था। उसका डर झूठा नहीं लग रहा था। जब हम स्टूडियो से बाहर निकले, अजीत ने धीमी आवाज में कहा, ब्योमकेश, ये केस अब और ज्यादा उलझ गया है। असली तस्वीर, नकल तस्वीर और ये लाल कोट वाला आदमी, ये सब क्या चल रहा है? एक साजिश, मैंने कहा। और मुझे लगता है ये तस्वीर सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। इसमें कुछ ऐसा छुपा है जो किसी के लिए बहुत कीमती है। उसी दोपहर मैंने रजनी से दोबारा कांटेक्ट करने का फैसला किया। मैं चाहता था कि वो विश्वनाथ की बातें बताऊं ताकि वो और खुलकर बोले। लेकिन जब हम महेंद्र चौधरी के हवेली पहुंचे तो एक और झटका हमारा इंतजार कर रहा था। रजनी वहां नहीं थी। महेंद्र ने बताया, रजनी सुबह से घर से बाहर है ब्योमकेश बाबू। उसने कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा। अजीत ने फुसफुसाते हुए कहा, ब्योमकेश, कहीं रजनी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? मैंने तुरंत महेंद्र से पूछा, क्या रजनी ने हाल ही में किसी अजनबी से मुलाकात की थी या कोई ऐसा आदमी जो आपके घर के आसपास दिखाई दिया हो? महेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। नहीं। फिर थोड़ा रुककर बोला, हाँ, एक रात मैंने गार्डन के पास एक लाल कोट वाले आदमी को देखा था। मैंने सोचा कोई राहगीर होगा। मेरे जहन में बिजली सी चमक उठी। लाल कोट वाला आदमी हर जगह था, लेकिन अब रजनी का अचानक गायब हो जाना, इसने मामला और भी ज्यादा सीरियस बना दिया था। उस रात जब हम प्रोफेसर शोम के मकान वापस आए, सत्यवती ने हमें देखते ही पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने पूरी बात बता दी। सत्यवती ने गहरी सांस लेकर कहा, ब्योमकेश, अब तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। ये मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा, रजनी की सेफ्टी का सवाल है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना होगा कि लाल कोट वाला आदमी कौन है और वो असली तस्वीर क्यों चाहता है। मेरे दिमाग में एक प्लान बन चुका था। मुझे लाल कोट वाले आदमी को पकड़ना था और इसके लिए विश्वनाथ की मदद जरूरी थी। लेकिन सबसे पहले मुझे रजनी को ढूंढना था। रजनी का अचानक गायब हो जाना इस पूरे रहस्य में एक नया और खौफनाक मोड़ था। मेरे जहन में लगातार सवाल घूम रहे थे। क्या रजनी अपनी मर्जी से गई थी या फिर किसी ने उसे जबरदस्ती ले जाया था? और सबसे बड़ी बात, क्या इस सब का कनेक्शन उस लाल कोट वाले आदमी से था जो हर कदम पर इस कहानी में उभर कर सामने आ रहा था? विश्वनाथ राय के खुलासों ने एक बात साफ कर दी थी, चोरी हुई तस्वीर कोई आम पेंटिंग नहीं थी। असली तस्वीर में कुछ ऐसा छुपा था जो किसी के लिए बेहद कीमती था और लाल कोट वाला आदमी उसी के पीछे था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की सी ठंडक थी हवा में जब मैं और अजीत प्रोफेसर शोम के मकान के बाहर खड़े थे। सत्यवती ने हमें चाय दी। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। ब्योमकेश, ये केस अब खतरनाक होता जा रहा है। रजनी एक जवान लड़की है, अगर उसे कुछ हो गया तो? चिंता मत करो सत्यवती, मैंने शांत लेकिन पक्की आवाज में कहा। मैं रजनी को ढूंढ कर रहूंगा। फिर मैंने अजीत की तरफ देखा, लेकिन इसके लिए मुझे विश्वनाथ की मदद चाहिए और शायद पुलिस की भी। अजीत ने अपनी डायरी निकाली। ब्योमकेश, वो बोला, हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि रजनी आखिरी बार कहाँ देखी गई थी।
महेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि वो सुबह से गायब है, लेकिन हो सकता है नौकरों ने कुछ देखा हो। बिल्कुल सही, मैंने कहा, लेकिन उससे पहले हमें विश्वनाथ से दोबारा मिलना होगा। वो लाल कोट वाले आदमी के बारे में और भी कुछ जानता है जो उसने अभी छुपाया हुआ है। हम दोबारा विश्वनाथ के स्टूडियो की तरफ बढ़े। आज सुबह रामपुर बिल्कुल अलग लग रहा था। गलियां खामोश थीं, हवा भारी सी महसूस हो रही थी, जैसे पूरा कस्बा किसी अनजानी आफत का इंतजार कर रहा हो। स्टूडियो के पास पहुंचे तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। विश्वनाथ का वो अधूरा पेंटिंग जिसमें लाल कोट वाला आदमी बना था, अभी भी वहीं पड़ा था। मैं उसके पास गया, दोबारा ध्यान से देखा। पेंटिंग में कुछ अजीब था। लाल कोट की टेक्सचर, उसकी चमक और बैकग्राउंड में एक धुंधली सी परछाई। ये पेंटिंग कुछ कह रही थी। अजीत, मैंने धीरे से कहा, ये तस्वीर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन विश्वनाथ कहाँ है? हमने पूरे स्टूडियो को छान मारा, हर कोना, हर कमरा, कहीं भी विश्वनाथ नहीं था। तब मेरी नज़र फ्लोर पर पड़े एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठाया। उस पर जल्दबाजी में लिखा हुआ था, मुझे माफ़ कर देना, वो मुझे ढूंढ रहा है। ये विश्वनाथ की हैंडराइटिंग थी। अजीत की आवाज़ भर आ गई, ब्योमकेश, विश्वनाथ भी गायब है। क्या ये सब लाल कोट वाले आदमी का काम है? हाँ, मैंने बिना हिचकिचाए कहा, और मुझे लगता है रजनी और विश्वनाथ का गायब होना आपस में जुड़ा हुआ है। हमें जल्दी करनी होगी। हम तुरंत महेंद्र चौधरी की हवेली की तरफ गए। वहां पहुंचे तो देखा महेंद्र ड्राइंग रूम में बेचैनी से आगे पीछे चल रहे थे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हमें देखते ही बोले, ब्योमकेश बाबू, कोई खबर? रजनी कहाँ है? हम कोशिश कर रहे हैं महेंद्र बाबू, लेकिन हमें आपके नौकरों से बात करनी होगी। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? महेंद्र ने तुरंत सब नौकरों को बुला लिया। 3 लोग थे, रामदास बुजुर्ग चौकीदार, गोपाल रसोइया, लक्ष्मी एक जवान नौकरानी। मैंने एक एक करके सबसे सवाल किए। रामदास और गोपाल कुछ खास नहीं जानते थे, लेकिन लक्ष्मी बोलते वक्त हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, साहब, कल रात मैंने रजनी दीदी को अपने कमरे में किसी से फुसफुसाते हुए सुना था। मेरे कान खड़े हो गए। किससे? मैंने पूछा। मैंने ठीक से नहीं देखा साहब, लेकिन आवाज़ किसी मर्द की लग रही थी। क्या तुमने उस आदमी को देखा? नहीं साहब, लक्ष्मी ने कहा, बस खिड़की के पास एक परछाई देखी थी। उसने थोड़ा रुककर कहा, वो लाल रंग का कोट पहने हुआ था। महेंद्र चौधरी गुस्से से बोले, लक्ष्मी, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? लक्ष्मी ने सर झुका लिया। मुझे डर लग रहा था मालिक, मुझे लगा शायद ये कोई प्राइवेट बात हो। मैंने महेंद्र को शांत किया और लक्ष्मी से और सवाल किए, लेकिन उसके पास और कोई जानकारी नहीं थी। मैं महेंद्र की तरफ मुड़ा। महेंद्र बाबू, मैंने गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है रजनी किसी ऐसे आदमी को जानती थी जिसके बारे में उसने आपको कभी नहीं बताया, और ये लाल कोट वाला आदमी इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक हिस्सा है। ये रहस्य अब अपनी सबसे अंधेरी शक्ल दिखाने वाला था। गहराई से जुड़ा हुआ है, महेंद्र ने बेचैनी से पूछा। लेकिन वो कौन हो सकता है ब्योमकेश? मैंने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा। ये हमें ही पता करना होगा। पहले रजनी के रूम को देखना जरूरी है। महेंद्र ने इजाजत दी। हम सीढ़ियां चढ़कर रजनी के कमरे में दाखिल हुए। कमरा साफ था, हद से ज्यादा साफ, जैसे कोई अपने पीछे कोई निशान छोड़ना ही न चाहता हो। लेकिन फिर मेरी नजर एक छोटी सी डेस्क पर पड़ी। मैंने धीरे से उसकी ड्रॉअर खोली। अंदर एक छोटी सी डायरी। डायरी के पन्ने पलटते ही हवा भारी हो गई। रजनी के लिखे अल्फाज सीधे दिल में उतर रहे थे। एक पन्ने पर लिखा था, मुझे डर है उसे सच पता चल गया है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती। वो तस्वीर मेरे लिए सब कुछ है। मैंने अजीत की तरफ देखा। अजीत, ये डायरी हमें रजनी के उस छुपे हुए दोस्त तक ले जा सकती है, लेकिन हर लफ्ज ध्यान से पढ़ना होगा। हम डायरी लेकर प्रोफेसर शोम के घर लौट आए। सत्यवती ने डायरी देखी और घबराकर बोली, ब्योमकेश, ये लड़की किसी बड़े खतरे में थी।
हमें रजनी को जल्दी ढूंढना होगा, पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने अजीत से कहा, पुलिस को रजनी के गायब होने के बारे में बताएंगे और लाल कोट वाले आदमी के बारे में भी, लेकिन उससे पहले इस डायरी को पूरी गहराई से समझना होगा। उसी शाम हम लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर दास, एक तजुर्बाकार ऑफिसर, उनकी आंखों में सीरियसनेस थी। उन्होंने पूरी बात सुनी और बिना वक्त ज़ाया किए रजनी की तलाश के लिए एक छोटी टीम बना दी। लाल कोट वाले आदमी का डिस्क्रिप्शन सुनकर उनका चेहरा और सख्त हो गया। हम उसे रामापुर में ढूंढेंगे, उन्होंने कहा। लेकिन मेरे दिमाग में एक और ख्याल उभरा। विश्वनाथ ने कहा था उसने असली तस्वीर लाल कोट वाले आदमी को बेच दी थी। अगर वो तस्वीर इतनी कीमती थी तो इसका कनेक्शन आर्ट फोर्जरी से हो सकता था। मैंने अजीत से कहा, हमें उन लोगों से मिलना होगा जो इस कस्बे में आर्ट बिजनेस से जुड़े हैं। शायद कोई इस तस्वीर का राज जानता हो। उस रात जब हम डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ रहे थे, एक और झटका मिला। आखिरी पन्ने पर रजनी ने लिखा था, उस रात मैंने कुछ देखा था। वो तस्वीर कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं थी। उसमें एक ऐसा राज छुपा है जो किसी की जान ले सकता है। मैंने अजीत की तरफ देखा। अजीत, ये तस्वीर शायद एक कत्ल से जुड़ी हुई है और मुझे पूरा यकीन है लाल कोट वाला आदमी इसका जवाब है। रजनी का वो आखिरी जुमला मेरे दिमाग में गूंजता रहा, एक ऐसा राज जो किसी की जान ले सकता है। ये सिर्फ चोरी का केस नहीं था, ये आर्ट, फोर्जरी, राज और अब शायद मर्डर का मामला था। रजनी और विश्वनाथ का गायब होना, लाल कोट वाले आदमी की बार बार मौजूदगी और असली तस्वीर का खौफनाक सच, सब कड़ियां अब जुड़ने वाली थीं। सुबह मैं और अजीत जल्दी उठ गए। सत्यवती ने हमें देखकर कहा, ब्योमकेश, तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम रात भर जागते रहे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब सच इतना करीब हो तो नींद खुद भाग जाती है। अजीत ने अपनी डायरी खोली। ब्योमकेश, अब 2 काम जरूरी हैं। पहला, रजनी को ढूंढना, दूसरा, लाल कोट वाले आदमी की पहचान। मैंने हाँ में सिर हिलाया। डायरी से कुछ सुराग मिले हैं और विश्वनाथ के लफ्जों से एक बात साफ है, ये तस्वीर आर्ट फोर्जरी से जुड़ी हुई है। इस कस्बे में कोई ना कोई होगा जो इस काले बिजनेस का हिस्सा है। हमने फैसला किया, पहला कदम कस्बे के मशहूर आर्ट डीलर से मिलना। हरि प्रसाद गुप्ता, रामापुर में आर्ट और एंटीक्स के लिए मशहूर नाम। उनकी दुकान बाजार के एक कोने में थी, जहां पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तियां और वक्त के बोझ से भरी कला सजी हुई थी। हरि प्रसाद एक बुजुर्ग आदमी थे। चश्मे के पीछे उनकी आंखें तजुर्बे और चालाकी दोनों बोल रही थीं। हमें देखते ही वो मुस्कुराए, ब्योमकेश बख्शी। और मुझे लगा ये मुस्कान सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं थी। बख्शी, हरिप्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपके बारे में सुन चुका हूं, सत्यान्वेषी है ना? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, हरिप्रसाद जी, हम यहां महेंद्र चौधरी के घर से चोरी हुई तस्वीर के सिलसिले में आए हैं। हमें पता है आप आर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। क्या आप उस तस्वीर के बारे में कुछ जानते हैं? हरिप्रसाद की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। तस्वीर? हाँ, वो बोले, मैंने सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता वो असल में क्या थी। महेंद्र चौधरी की बेटी की पिकनिक वाली फोटो वही ना? जी, मैंने कहा, लेकिन हमें लगता है वो एक नॉर्मल फोटो नहीं थी। मैंने सीधा सवाल दाग दिया, क्या आपने हाल ही में किसी लाल कोट पहने हुए आदमी को देखा है जो आर्ट के काम से जुड़ा हो? हरिप्रसाद कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, लाल कोट? हाँ, कुछ महीने पहले एक आदमी मेरी दुकान पर आया था। उसने लाल कोट पहना हुआ था। वो कुछ खास पेंटिंग्स के बारे में पूछ रहा था। नाम? मैंने पूछा। उसने नहीं बताया, हरिप्रसाद ने कहा। चेहरा भी अब ठीक से याद नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी जलन थी। अजीत ने पूछा, किस तरह की पेंटिंग्स ढूंढ रहा था? पुरानी बंगाली स्टाइल, हरिप्रसाद ने जवाब दिया। उसने खासकर श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग्स के बारे में पूछा। श्याम सुंदर बोस? मैं चौंक गया। वो कौन थे? हरिप्रसाद ने गहरी सांस ली। इस इलाके के एक मशहूर पेंटर, वो बोले, लेकिन उनकी मौत कई साल पहले हो चुकी है। उनकी पेंटिंग्स बहुत रेयर हैं और बहुत कीमती। फिर वो रुक गए और आवाज धीमी करके बोले, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपनी एक खास पेंटिंग में एक सीक्रेट मैप छुपा रखा था। सीक्रेट मैप? अजीत की आंखें चमक उठीं। बस अफवाह है,
हरिप्रसाद ने कहा, लेकिन कहा जाता है कि उनकी लास्ट पेंटिंग में एक खजाने का रास्ता छुपा हुआ था। सच है या झूठ कोई नहीं जानता। मेरे दिमाग में बिजली सी कड़क उठी। क्या यही वो राज था जो तस्वीर को इतना कीमती बनाता था? क्या विश्वनाथ ने सिर्फ उसकी कॉपी बनाई थी और असल तस्वीर में वो मैप छुपा था? और क्या लाल कोट वाला आदमी उसी मैप के पीछे था? मैंने पूछा, हरिप्रसाद जी, क्या विश्वनाथ राय भी इस बिजनेस से जुड़ा हुआ था? उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, विश्वनाथ एक ईमानदार पेंटर है, फॉर्जरी उसका काम नहीं। हाँ, वो श्याम सुंदर बोस की स्टाइल को बहुत रिस्पेक्ट करता था। शायद उसने उनकी स्टाइल में कुछ बनाया हो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिला। दुकान से निकलते ही अजीत ने कहा, ब्योमकेश, ये पूरा मामला श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग से जुड़ा हुआ लगता है। असल तस्वीर वही थी और लाल कोट वाला आदमी उस मैप की तलाश में है। बिल्कुल, मैंने कहा, और मुझे लगता है रजनी को इस राज के बारे में कुछ पता था, इसलिए वो गायब है। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। उसी दोपहर इंस्पेक्टर दास का मैसेज आया। रजनी को आखिरी बार कस्बे के बाहर एक पुराने खंडहर के पास देखा गया था। वो खंडहर रामापुर के जंगल के बीच था, जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता। मैं और अजीत बिना वक्त गवाए निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था, जंगल घना और पगडंडी लगभग गायब। जब हम खंडहर तक पहुंचे तो वहां एक पुराना मंदिर था। उसकी दीवारें टूट रही थीं, हवा में सीलन और सन्नाटा भरा हुआ था। मैंने जमीन का मुआयना किया, तभी कुछ निशान दिखे, जूतों के फुटप्रिंट्स और पास ही लाल रंग का कपड़ा फटा हुआ। अजीत, मैंने धीरे से कहा, ये लाल कोट का टुकड़ा है। अजीत ने कपड़ा उठाया। उसकी आवाज भर्रा गई। ब्योमकेश, वो यहां था और शायद रजनी थी। हम खंडहर के अंदर गए। एक छोटा सा कमरा, बिखरा हुआ पुराना सामान और एक कोने में रजनी का दुपट्टा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रजनी यहां थी, लेकिन अब कहां है? तभी बाहर से एक आहट सुनाई दी। मैं और अजीत तुरंत सतर्क हो गए। मैंने धीरे से बाहर झांका और देखा कि एक शख्स तेज कदमों से जंगल की तरफ एक शख्स तेज कदमों से भाग रहा था, लाल कोट पहना हुआ। अजीत, वो वही है, मैंने धीरे से फुसलाया। उसके पीछे चलो, अजीत ने कहा। हमने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन जंगल का घना अंधेरा और बड़े बड़े पेड़ों की छाया उसको हमारी नजरों से जल्दी ही ओझल कर दिया। जब हम वापस खंडहर आए तो वहां कुछ और निशान मिले। एक छोटा सा पेपर जिसमें जल्दबाजी में लिखा था, रजनी को छोड़ो वरना। अजीत की आवाज में ठंडक थी। ये धमकी है। लाल कोट वाला व्यक्ति रजनी को अपने कब्जे में रखता है। मैंने सर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है वो असली तस्वीर के राज को जानता है। हमें विश्वनाथ को ढूंढना होगा। वो शायद इस साजिश की आखिरी कड़ी है। रात को जब हम प्रोफेसर शोम के मकान वापस लौट रहे थे, सत्यवती ने हमारी हालत देखकर कहा, ब्योमकेश, ये मामला बहुत खतरनाक हो गया है। तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ सत्यवती, मुझे लगता है हम जवाब के बहुत करीब हैं। रजनी की जान खतरे में है और मुझे उसे बचाना होगा। अजीत ने अपनी डायरी खोली और बोला, ब्योमकेश, हमें विश्वनाथ को ढूंढना होगा। वो शायद खंडहर के आसपास छुपा हो या फिर लाल कोट वाले ने उसे भी कब्जे में ले लिया हो। हाँ, मैंने कहा, लेकिन पहले हमें इंस्पेक्टर दास से मिलना होगा। हमें उनकी मदद चाहिए। हम लोकल थाने पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर दास पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। मैंने उन्हें खंडहर में मिले निशान और धमकी भरे पेपर के बारे में बताया। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। ब्योमकेश बाबू, ये मामला अब सिर्फ चोरी से काफी आगे निकल गया है। अगर रजनी को कुछ हुआ तो महेंद्र चौधरी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं समझता हूं, मैंने कहा, इसलिए हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। क्या आप कुछ लोग जंगल के खंडहर की तलाशी के लिए भेज सकते हैं? इंस्पेक्टर दास ने तुरंत हाँ कर दी और एक छोटी टीम बना दी। मैं और अजीत ने उनके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले एक और राज की तरफ ध्यान देना जरूरी था। हरिप्रसाद गुप्ता ने श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग का जिक्र किया था। मुझे लगा विश्वनाथ ने शायद उस पेंटिंग की नकल बनाई हो और असली पेंटिंग अब भी कहीं छुपी हो। हमने हरिप्रसाद की दुकान पर फिर से जाने का फैसला किया। जब हम पहुंचे, हरिप्रसाद हमें देखकर थोड़ा सा चौंक गया। ब्योमकेश बाबू, क्या बात है? उसने पूछा। हरिप्रसाद जी, हमें श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग के बारे में और जानना है।
क्या आपने विश्वनाथ राय को ऐसी कोई पेंटिंग देखी है जो उनकी स्टाइल में हो, लेकिन उसने बोला कि ये उसका अपना क्रिएशन है? हरिप्रसाद ने एक पल सोचा, फिर बोला, विश्वनाथ, हाँ, मुझे याद है। कुछ महीने पहले उसने मुझे एक पेंटिंग दिखाई, श्याम सुंदर की स्टाइल में, लेकिन बोला कि ये उसका अपना क्रिएशन है। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो एक टैलेंटेड पेंटर है। उस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं? मैंने पूछा। हाँ, हरिप्रसाद ने कहा, इसमें एक ग्रुप था। कुछ लोग एक नदी के किनारे खड़े, पिछले बैकग्राउंड में एक पहाड़ था और उस पहाड़ की शक्ल कुछ अजीब सी थी। मुझे लगा शायद विश्वनाथ ने। स्टूडियो के अंदर का माहौल बहुत ही सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सी तनाव का एहसास था। मेरे दिमाग में एक चमक सी हुई। हरिप्रसाद जी, क्या वो पेंटिंग अभी भी विश्वनाथ के पास हो सकती है? मैंने पूछा। पता नहीं, लेकिन विश्वनाथ अपनी पेंटिंग्स को अक्सर स्टूडियो के पीछे के छोटे कमरे में रखता है, हरिप्रसाद ने कहा। शायद वहां कुछ मिले। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और तुरंत विश्वनाथ के स्टूडियो की तरफ बढ़े। स्टूडियो अब भी वीरान था, लेकिन इस बार हमने पीछे के छोटे कमरे को और भी ध्यान से देखा, जहां विश्वनाथ पहली बार मिलता था। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसके पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा छिपा हुआ था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और एक अंधेरा कमरा सामने आया, जिसमें कई कैनवस और पुराना सामान बिखरा हुआ था। अजीत, यहाँ देखो, मैंने फुसफुसाया। एक कोने में एक कैनवस था, कपड़े से ढका हुआ। मैंने ढकना उठाया और वो पेंटिंग सामने थी। वही ग्रुप की पेंटिंग, जिसमें लोग नदी के किनारे खड़े हैं और बैकग्राउंड में एक अजीब सा पहाड़ है। लेकिन इस पेंटिंग में कुछ अलग था। पहाड़ की शक्ल में छोटे छोटे निशान बने हुए थे, जो किसी नक्शे की तरह दिख रहे थे। ब्योमकेश, ये वही पेंटिंग है, और ये नक्शा, ये खजाने का नक्शा हो सकता है, अजीत ने फुसफुसाया। मैंने पेंटिंग को और करीब से देखा। नक्शा जटिल था, लेकिन ये साफ था कि किसी खास जगह को दर्शाता है। अजीत, ये असली पेंटिंग है। विश्वनाथ ने नकली पेंटिंग बनाई थी ताकि असली को छुपा सके, लेकिन लाल कोट वाला इसे ढूंढ रहा है, मैंने कहा। तभी बाहर से एक आहट सुनाई दी। मैंने पेंटिंग को दोबारा ढक दिया और अजीत को इशारा किया। हम कमरे के कोने में छुप गए। दरवाज़ा धीरे से खुला और एक शख्स अंदर आया। लाल कोट पहना हुआ, चेहरा टोपी के नीचे छुपा हुआ, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी आत्मविश्वास था। वो सीधा कैनवस की तरफ बढ़ा। मुझे रोको, तुम कौन हो? मैंने जोर से कहा। लाल कोट वाला चौंका और पलटकर हमें देखा। उसने टोपी उतारी और चेहरा सामने आया। नरेंद्र मिश्रा, अजीत ने चौंका। तुम ही लाल कोट वाले हो? नरेंद्र ने एक ठंडी मुस्कान दी। ब्योमकेश बागसी, तुम सच में एक सत्यवेशी हो। हाँ, मैं ही हूं, लेकिन तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। रजनी कहाँ है? मैंने सख्त स्वर में पूछा। और इस पेंटिंग के पीछे तुम क्या चाहते हो? नरेंद्र ने गहरी सांस ली और बोला, रजनी अभी के लिए सुरक्षित है, और ये पेंटिंग मेरी जिंदगी बदल सकती है। श्याम सुंदर बोस का खजाना कोई अफवाह नहीं है ब्योमकेश, ये असली है और मैं इसे हासिल करूंगा। खजाना? तुमने इसके लिए विश्वनाथ को धमकाया, रजनी को अगवा किया और पेंटिंग चुराई, लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? मैंने पूछा। नरेंद्र हंसकर बोला, विश्वनाथ एक मूर्ख था। उसने ये पेंटिंग बनाई, लेकिन उसे नहीं पता था इसमें क्या छुपा है। मैंने उसे पैसे दिए और उसने मेरे लिए नकली पेंटिंग बना दी। लेकिन रजनी, उसने सब देख लिया। उसे शक हुआ, इसलिए मुझे उसे अपने कब्जे में रखना पड़ा। मर्डर? मैंने पूछा। रजनी की डायरी में लिखा था कि इस पेंटिंग से किसी की जान जा सकती है। नरेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। वो एक हादसा था। विश्वनाथ ने ज्यादा सवाल किए और मुझे उसे छुपाना पड़ा। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ था। तभी बाहर से इंस्पेक्टर दास और उनकी टीम की आवाज सुनाई दी। नरेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर दास ने उसे हथौड़ी पहनाई। रजनी कहाँ है? मैंने दोबारा पूछा। नरेंद्र ने निराश होकर सिर झुका लिया। मैंने उसे खंडहर के पास एक गुफा में छुपाया था। हम तुरंत इंस्पेक्टर दास के साथ खंडहर की तरफ बढ़े। गुफा खंडहर से कुछ ही दूर थी। वहां हमें रजनी मिली। डर रही थी, लेकिन सुरक्षित थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ब्योमकेश बाबू, उसने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने नरेंद्र पर भरोसा किया था। सब ठीक है रजनी, अब तुम सुरक्षित हो,
मैंने कहा। नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र की गिरफ्तारी और रजनी का सुरक्षित मिलना, ये राज के हल का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे। श्याम सुंदर बोस की पेंटिंग में छुपा वो नक्शा, क्या ये सच में किसी खजाने की तरफ इशारा करता था या ये सिर्फ एक अफवाह थी? और विश्वनाथ राय की मौत के पीछे नरेंद्र का असली मकसद क्या था? मुझे यकीन था ये सवाल ही पूरे मामले को समझने का रास्ता देंगे। रजनी को गुफा से सुरक्षित निकालने के बाद इंस्पेक्टर दास ने उसे और नरेंद्र को थाने ले गया। मैं और अजीत भी उनके साथ गए। रजनी अब भी डर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा राहत का एहसास था। उसने मुझे धीरे से कहा, ब्योमकेश बाबू, आपने मेरी जान बचाई। मैं नहीं जानती थी कि नरेंद्र ऐसा कर सकता है। सब ठीक हो जाएगा रजनी, अब तुम सुरक्षित हो, मैंने कहा। लेकिन हमें अब पूरी सच्चाई जाननी है। तुम्हें उस पेंटिंग और नरेंद्र के बारे में सब कुछ बताना होगा। थाने में इंस्पेक्टर दास ने नरेंद्र से सख्त पूछताछ शुरू की। मैं और अजीत भी वहां खड़े थे। नरेंद्र का चेहरा अब उतना आत्मविश्वास वाला नहीं था। वो थका हुआ और निराश दिख रहा था। नरेंद्र मिश्रा, तुमने विश्वनाथ राय की हत्या क्यों की और ये पेंटिंग का राज क्या है? इंस्पेक्टर दास ने पूछा। नरेंद्र ने गहरी सांस ली। मैंने विश्वनाथ की हत्या नहीं की, कम से कम जानबूझकर नहीं। वो एक हादसा था। हादसा? मैंने सख्त स्वर में पूछा। तुमने उसे धमकाया और अब कहते हो कि यह हादसा था? नरेंद्र ने सिर झुका लिया। ब्योमकेश बाबू, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने विश्वनाथ से पेंटिंग के बारे में पूछा। मुझे पता था कि वो श्याम सुंदर बोस की स्टाइल की नकल बना रहा था। मैंने असली पेंटिंग मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। हमारी बहस हुई और गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। वो एक मेज पर गिर गया और उसका सिर, उस वक्त वो मर गया। रजनी की आंखें बड़ी हो गईं। नरेंद्र, तुमने विश्वनाथ डा को मारा? मैंने तुम पर भरोसा किया था। नरेंद्र ने निराश होकर कहा। रजनी, मुझे माफ कर दो। मैं बस उस खजाने को हासिल करना चाहता था। खजाना? इंस्पेक्टर दास ने पूछा। ये खजाने की बात क्या है? मैंने बीच में बोलते हुए कहा। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन पहले हमें उस पेंटिंग को देखना होगा। हमने विश्वनाथ के स्टूडियो से लाई गई पेंटिंग को थाने में बुलवाया। मैंने उसे ध्यान से देखा। पेंटिंग में नदी के किनारे खड़े लोग और बैकग्राउंड में वो अजीब सा पहाड़ था। मैंने नक्शे के निशानों को करीब से देखा। छोटे छोटे प्रतीक जो एक नदी, कुछ पेड़ और एक गुफा की तरफ इशारा कर रहे थे। ये नक्शा रामपुर के जंगल में उस खंडहर और गुफा की तरफ इशारा करता है जहां हमने रजनी को पाया था। लेकिन खजाना क्या है? मैंने नरेंद्र से पूछा। नरेंद्र ने धीरे से कहा, यह श्याम सुंदर बोस का खजाना था। कहते हैं उन्होंने अपनी सबसे कीमती पेंटिंग्स और कुछ प्राचीन गहने एक गुप्त जगह में छुपाए थे। ये नक्शा उस जगह की तरफ ले जाता है। मैंने सुना था, और तुमने इसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया? मैंने पूछा। विश्वनाथ की हत्या, रजनी का अपहरण और पेंटिंग की चोरी, मैंने लिस्ट बनाते हुए पूछा। नरेंद्र ने सिर हिलाया। ब्योमकेश बाबू, मुझे पैसों की जरूरत थी। महेंद्र चौधरी ने मेरे व्यावसायिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मैं कर्ज में डूबा हुआ था। यह खजाना मेरी जिंदगी बदल सकता था। रजनी ने आंसुओं भरे स्वर में कहा। नरेंद्र, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। तुम जानते थे कि वो पेंटिंग मेरे लिए कितनी खास थी। तुम्हें इस नक्शे के बारे में कब पता चला? मैंने पूछा। रजनी ने सिर झुका लिया। विश्वनाथ डा ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि यह पेंटिंग उनकी सबसे खास रचना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई नक्शा छुपा है। जब मैंने नरेंद्र को इसके बारे में बताया तो उसने इसे चुराने की योजना बनाई। तो तुमने नकली पेंटिंग बनवाई ताकि तुम्हें शक ना हो। लेकिन जब विश्वनाथ ने ज्यादा नरेंद्र की गिरफ्तारी और रजनी का सुरक्षित मिलना, ये राज के हल का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी एक सवाल घूम रहा था। ये खजाना क्या ये सच में मौजूद है? मैंने इंस्पेक्टर दास से कहा, हमें उस गुफा में दोबारा जाना होगा। अगर ये नक्शा सच है तो शायद हमें कुछ मिले। अगली सुबह मैं, अजीत और इंस्पेक्टर दास की टीम गुफा की तरफ निकले। रजनी भी हमारे साथ थी, क्योंकि वो विश्वनाथ की यादों को सम्मान देना चाहती थी। हमने पेंटिंग में दिखाए गए निशानों का पालन किया। गुफा के अंदर एक संकरी सुरंग थी जो एक छोटे से कोष में खुलती थी। वहां हमें एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला जो धूल से ढका हुआ था। मैंने बॉक्स खोला। अंदर कई पुरानी पेंटिंग्स थीं जिन पर श्याम सुंदर बोस का हस्ताक्षर था। साथ में कुछ प्राचीन गहने भी मिले।
सोने की अंगूठियां, माणिक से झिल्ली हुई हार और एक छोटा सा मुकुट। ये सच में एक खजाना था, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना नरेंद्र ने सोचा था। ये श्याम सुंदर का खजाना है, मैंने कहा, लेकिन ये सिर्फ कला और इतिहास का खजाना है, पैसा नहीं। रजनी ने पेंटिंग्स देखी और बोली, विश्वनाथ दा ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी, शायद इसीलिए उन्होंने नकली पेंटिंग बनाई। इंस्पेक्टर दास ने बक्से को अपने कब्जे में ले लिया। इसका मूल्यांकन होगा और ये कलेक्शन में रखा जाएगा। उस शाम हम महेंद्र चौधरी की हवेली गए। रजनी अपने पिता के गले लगकर रो पड़ी। महेंद्र ने मुझे शुक्रिया कहा। ब्योमकेश बाबू, आपने मेरी बेटी को बचाया, मैं आपका आभारी हूं। माधो बाबू, आपकी बेटी ने भी बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब उसे सावधान रहना होगा। जब हम प्रोफेसर शोम के मकान वापस आए, सत्यवती ने हमें गर्म चाय दी और बोली, ब्योमकेश, इस बार तुमने सच में कमाल कर दिया, लेकिन अब कुछ दिन आराम करो। मैंने हंसी के साथ कहा, सत्यवती, सच की खोज कभी रुकती नहीं, लेकिन हाँ, अब मैं कुछ दिन शांत रहूंगा। अजीत ने अपनी डायरी निकाली और बोला, ब्योमकेश, ये कहानी लिखने लायक है। मैं इसे नाम दूंगा चित्रचोर लाल लाल कोट वाला आदमी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रामपुर का ये राज खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में सच की खोज की भूख अब भी बाकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प, रोमांचक और थोड़ी सी खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।